गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं इंडिया के डिजिटल मार्केट का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ है और 2030 तक ये 20% के सीएजीआर के साथ लगभग 6 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। अब इसी डिजिटल धमाके के बीच में पाइन लैब लिमिटेड अपना 3900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है, जो कि एक फिनटेक कंपनी है और साथ ही साथ इस कंपनी ने लास्ट ईयर में नेगेटिव पैड दिया है, जिसकी वजह से हम फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में पी मेथोडोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज़ की है। तो क्या है वो मेथोडोलॉजी, चलिए जानते हैं। The Finreason Invest Small. तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। एक नज़र सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ डिटेल को जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ नवंबर 7 को आ रहा है और नवंबर 11 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 नवंबर को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड 210 से 221 रुपये पर शेयर है। लॉट साइड इसका 67 शेयर है। टोटल इशू साइज 3899.91 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी एनएसई के बीएसई सेगमेंट में हो रही है। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल भी रखा है, जहां पे इसके पुराने इन्वेस्टर यहां अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं 1819 करोड़ के अराउंड में। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें एक लॉट का पड़ेगा 14,807 रुपये। चलिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि कंपनी ने किस पर्पज से ये कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है। तो सबसे पहले ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि 760 करोड़ का है। यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट ऑफ डीसीपी है। मतलब डीसीपी का मतलब होता है डायरेक्ट चैनल पार्टनर को भी ये कर रहे हैं, या डिजिटल कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए भी ये कर रहे हैं। अब रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, जो कंपनी की सब्सिडरी है और कंपनी का खुद का लोन है 532 करोड़ के अराउंड में। वहीं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो इनकी सिंगापुर की कंपनी है क्विक क्लीवर के नाम से, और एस सॉल्यूशन मलेशिया में है, पाइन लैब्स यूएई में है, वहाँ 60 करोड़ के अराउंड में कर रही है। बाकी रेस्ट बचे हुए पैसे का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी ये कंपनी। तो चलिए कंपनी के एक ओवरव्यू को देखते हैं कि कंपनी आखिर कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो कंपनी 1998 में नोएडा में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुड़गांव में है। और लीडरशिप टीम में इसके लोकवीर कपूर जी हैं, रजुल गर्ग और तरुण उपाध्याय। लोकवीर कपूर जो है आईआईटी कानपुर से बीटेक और आईएम बेंगलोर से इन्होंने एमबीए किया हुआ है। वहीं बिजनेस मॉडल को अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ सेल जो पॉस मशीन दुकानों में लगा रहता है, जहाँ कार्ड आप स्वाइप करते हैं ना, वो ये कंपनियां इनिशियली बेचती थी। फिर धीरे धीरे इस कंपनी ने अपने आप को गिफ्ट कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम, इंस्टेंट फाइनेंस, चेकआउट के टाइम पे वो सारा करते थे। ये अपने लीडर है गिफ्ट कार्ड और अफोर्डेबिलिटी स्पेस में। लार्जेस्ट इशूअर है सेमी क्लोज लूप गिफ्ट कार्ड में और ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके 9.88 लाख मर्चेंट हैं, 716 ब्रांड हैं और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इसका टाई अप है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो रेवेन्यू में इसका कंपनी का लगातार ग्रोथ हुआ है। इबिटा में अगर देखें तो इबिटा भी इसका पॉजिटिव है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक इसका नेगेटिव है। नेटवर्थ में भी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट घट रहा है तो वो नेटवर्थ को डाइल्यूट करता है, वहाँ से नेगेटिव हो रहा है। टोटल बोरिंग कंपनी की भी बड़ी है। अगर लास्ट ईयर की तुलना में हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 28%, प्रॉफिट में ग्रोथ देखें तो 57% और डेट इक्विटी 0.96 है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इतना होना बहुत ज़्यादा होता है डेट इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑब्वियसली पैट नेगेटिव है, तो ये माइनस में है। अब इस साल ना ये कंपनी जून में इन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये 4.79 लाख करोड़ के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि पी वैल्यूएशन या फिर कंपनी का वैल्यूएशन मेथड जो हमने पी के हिसाब से अलग देखा है इस बार इस कंपनी में क्या होता है। तो वैल्यूएशन एंड कंपैरिजन में ना पाइन लैब लिमिटेड का हम रेवेन्यू मल्टीपल का वैल्यूएशन देखेंगे। उसका एक अलग ही डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, जिसमें स्टार्टअप का आईपीओ वैल्यूएशन और रेवेन्यू मल्टीपल यूज करने से के बेस्ट मेथोडोलॉजी जनरली होता है, जो कि कंपेरेबल करते हैं कंपनी एनालिसिस के लिए। मार्केट मल्टीपल अप्रोच होता है। इसका रीजनिंग क्या है? इसका रीजनिंग ये है कि कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में आप स्टार्टअप को सिमिलर सेक्टर के पीर कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, जिन्होंने रिसेंट में ही अपना आईपीओ लॉन्च किया या एक्विजिशन किया हुआ। अब रेवेन्यू मल्टीपल निकालते हैं, जिससे यूज करके अपने स्टार्टअप की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं हम। ये मेथोडोलॉजी ना स्पेशली उन स्टार्टअप के लिए इफेक्टिव है जिनके पास अभी प्रॉफिट नहीं है, ये अर्निंग स्टेबल नहीं है
लेकिन उनका रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, जैसा हमने अपने में देखा कि 28% के अराउंड से रेवेन्यू ग्रोथ है। रेवेन्यू मल्टीपल का यूज करने से ना सिंपल और मार्केट ड्रिवन होता है, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब इसमें हम जो ये देखेंगे कि पाइन लैब कितना है, 11 के मल्टीपल पे ला रही है। वहीं पेटीएम जो थी उन्होंने 70 के मतलब ₹1 का जो सेल कर रहे थे उसके बदले उन्होंने इन्वेस्टर से आस्क किया था, हमारे जैसे आप लोगों के इन्वेस्टर के, रिटेल और एचएनआई वाले इन्वेस्टर से ₹70 की डिमांड की थी। वहीं ममाअर्थ ने 11, जोमेटो ने अपने 32 और नायका ने 22 के मल्टीपल पे लॉन्च किया था। अब ये तो बात होगी इसका। अब स्टार्टअप के वैल्यूएशन में क्या ऐसे करते हैं, ये रेवेन्यू मल्टीपल इनटू करंट या प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हम क्या देख रहे हैं वो स्टार्टअप का वैल्यूएशन हमेशा दिखाता है। अब हमने रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू हमारा कितना आ रहा है। तो जनरली ना एक पाइन लैब ने बहुत स्मार्टली प्ले करके 11 के लगभग मल्टीपल पे अपना ला रहे हैं। 11 से 15 के बीच में एक फेयर वैल्यूएशन माना जाता है। रीजन उसका ये रहता है कि ₹1 के सेल्स पे आप 10 गुना मांग रहे हैं, तो मतलब अगले 2-4 सालों में कंपनी वहां तक इजीली पहुंच जाएगी अगर वो प्रॉफिटेबल होते जाती है, तो जो हमारे केस में हुआ है। जून क्वार्टर के एंड में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है, इस वजह से ये आईपीओ भी लेके आ रहे हैं। अगर हम 10 से 15 का रेवेन्यू मल्टीपल मांगते हैं तो ₹202 हमारा लोअर प्राइस बैंड और ₹304 हमारा अपर प्राइस बैंड के हिसाब से होना चाहिए। क्या ये जीएमपी में भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो नवंबर 3 को इसका जीएमपी ₹35 के अराउंड में था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हाँ पॉजिटिव हम लिस्टिंग करेंगे और अप्रोक्सीमेटली ₹256 पर शेयर के अराउंड में हमें करना चाहिए इसमें। चलिए एक नज़र कंपनी के स्वैट एनालिसिस पे डालते हैं कि कंपनी कहाँ ठहरी है, क्या मजबूत है। तो इनका ना बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन स्केल और मार्केट पेनिट्रेशन है। 2025 में ही इन्होंने लगभग 11,42,000 करोड़ के अराउंड से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया है। 9.88 लाख एक्टिव मर्चेंट इनके साथ है, जो कि हमने पिछले देखा, हमने कंपनी की शुरुआती प्रोफाइल में भी ये चीज़ बताई थी। डाइवर्सिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है जो मर्चेंट साइड और इश्यूअर साइड दोनों तरफ से पेमेंट सॉल्यूशन देता है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इनका प्रेजेंस है, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट में है। स्ट्रैटेजिक इन्होंने एक्विजिशन किया है, क्विक क्लीवर, सेतु, मोसाम्बी ने प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई किया है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर जो कि बड़े बड़े हैं जैसे टीम सेक, सिक्योर, मास्टर कार्ड, इन्होंने स्ट्रॉन्ग बैकिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस कंपनी को दी है। अब वहीं कंपनी के वीकनेस की बात करें तो कंपनी का नेगेटिव पैट है, जैसे हमने देखा कि नेगेटिव पैट है कंपनी का अभी तक। कंपटीशन बहुत इंटेंस है, पेटीएम, रेजर पे जैसे फिनटेक प्लेयर्स इसी सेक्टर के आसपास में काम करती है। रेगुलेटरी चेंजेस जैसे आरबीआई का गाइडलाइन, केवाईसी का नॉर्म्स और डेटा प्रोटेक्शन के कॉम्प्लेक्स रूल होते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमने देखा कि पेटीएम का ऑनलाइन का काफ़ी हद तक बिजनेस, जो उनके पास पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस था, वो खत्म हुआ इसी आरबीआई पॉलिसी की वजह से। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हाई ग्रोथ है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसके डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। मार्केट में 10 ट्रिलियन तक ट्रांजेक्शन ये डिजिटल का होने वाला है। बाई नाउ पे लेटर जो हम BNPL देखते हैं ना, अमेजोन पे भी बोलता है कि आज आप पे कर लिए, या फिर हर एक फिनटेक चैनल का अभी आ गया है, मीशो वगैरह, जोटो वगैरह, कि आप अभी खरीद लीजिए बाद में दीजिए। ये उस सेगमेंट में एक्सपेंड करने का इनके पास स्कोप है पूरी तरह से। प्रोडक्ट ऑफरिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस टूल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, इनके जरिए। इंटरनेशनल एक्सपेंस का इनके पास पूरा चांसेस है, ऑलरेडी ये इंटरनेशनल में एक्सपेंस किया है, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कंट्रीज में भी ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अगर थ्रेड्स की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन हमने देखा है इस लाइन में, मार्केट कंपटीशन बहुत बड़ा है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी नए कंप्लायंस और रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। चार्जबैक ऑफ फ्रॉड और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा रहे हैं इसके। इकोनॉमिक स्लोडाउन या डिजिटल पेमेंट के किसी भी तरह से अगर नया कुछ इनोवेशन उठ के आता है, जैसे ये पॉस मशीन में थे, अब अचानक से यूपीआई है, तो इन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट किया, लेकिन अगर कुछ नया आता है तो क्या ये अडेप्ट कर पाएंगे, वो इनके लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।